Hello everyone, welcome to EduChemy. And in the practice for prelim series, today we are going to see 5 questions related to Indian polity. Now if you want to access all the free resources given by EduChemy, all you need to do is scan this QR. If you like this video, you can hit the like button and you can subscribe to the channel. तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट। तो आपको बताना है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। The options are similar to what you saw in the UPSC prelims 2023. Now the first statement is the vice president is elected by an electoral college comprising members from both houses of parliament using the system of proportional representation through the single transferable vote. The second statement is, according to the constitution, the vice president is designated as the ex officio chairman of the House of the People. The third statement is, the office of the Vice President of India holds a position in order of precedence immediately following the Chief Justice of India. Now, how many of the above statements is or are correct? The given options are similar to what you saw in UPSC Prelims 2023. The first option is only one of the statement is correct, only two statements are correct, all the three statements are correct और none of the statements are correct. तो आपको जल्दी से बताना है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ओनली वन। नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट जो है जिसमें आपको इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बात की गई है, तो आपको पता है आर्टिकल 66 में जो है प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। नाउ इट सेज दैट वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज consisting of members of both houses of the parliament in accordance with the system of proportional representation and by the method of single transferable vote। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो इलेक्शन होता है उसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें कौन होते हैं, बोथ हाउसेस के मेंबर्स होते हैं और प्रोसेस क्या फॉलो किया जाता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मेथड ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। नाउ आर्टिकल 63 जो है वो बोलता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अंडर आर्टिकल 64 वाइस प्रेसिडेंट को बोला गया है शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो यहां पर जो हाउस ऑफ पीपल है, आपको पता है हाउस ऑफ पीपल हम लोग किसको बोलते हैं, लोकसभा को। तो ये जो है उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन नहीं होते हैं, ये किसके होते हैं, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, हमने काफी बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। आप बोल सकते हैं यू कैन कैटेगराइज दिस क्वेश्चन इन L1 लेवल और इस तरह के क्वेश्चन आपसे सही होने चाहिए एग्जाम में। नाउ द थर्ड स्टेटमेंट गिवन इज द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेकेंड हाइएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस आफ्टर दैट ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाता है। यहां पर बोला गया है कि जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है उसमें वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस के बाद आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सेकंड हाईएस्ट पोस्ट होता है, जो आप बोल सकते हैं प्रेसिडेंस जिसमें दिया जाता है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, उसमें वाइस प्रेसिडेंट को रखा जाता है। अब आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या होता है इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। फर्स्ट is president, second is vice president, third is prime minister, fourth is governor of the states with their respective states, 5 is former presidents। इसके बाद आप देख सकते हैं कुछ और भी हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो आप बोल सकते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, उनको सेम पोजीशन अलॉट किया गया है। तो यहां पर आपका जो स्टेटमेंट 3 था वो गलत हो जाता है। तो ऑप्शन क्या हो गया, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आर्टिकल 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, यहां पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। द फर्स्ट इज पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू सीक एन ओपिनियन फ्रॉम द एपेक्स कोर्ट, बी स्टेट्स कैन मूव डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट इन मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट विद द सेंटर, सी इज appellate jurisdiction of supreme court in appeals from high courts in certain cases, and D is special leave to appeal by the supreme court। देखिए रिसेंट टाइम्स में आर्टिकल्स पर बेस्ड भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं और खास करके जुडिशियरी से रिलेटेड जो आर्टिकल्स होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप बताइए कि आर्टिकल 131 जो है वो किससे रिलेटेड है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। इसमें दिया हुआ है स्टेट्स कैन मूव डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट इन मैटर ऑफ डिस्प्यूट विद द सेंटर। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर स्टेट टू मूव डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट इन मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट विद द सेंटर। यहां पर दिया गया है दिस इज कॉल्ड द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या हुआ, अगर आप एक शब्द में समझना चाहें, एक सेंटेंस में समझना चाहें, तो नॉट बाय द मेथड ऑफ अपील। जनरली सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस जाते हैं वो अपील के मेथड से जाते हैं, लेकिन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर इस तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं बिटवीन सेंटर स्टेट, बिटवीन स्टेट्स, तो उस केस में जो है आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो दिस इज द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड इट इज गिवन इन आर्टिकल 131। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इवेंट that both the speaker and deputy speaker positions in the Lok Sabha becomes vacant, who would preside over the sessions?
Again, a very basic question. Still, you can categorize this question in L2 level. Now, the first option given is the senior most member of the Lok Sabha. B, a member appointed by the president. C, a member chosen by the Lok Sabha. And D, any member from the panel of chairpersons. सारे वर्ड्स को ध्यान से पढ़िएगा, इस क्वेश्चन में आपको हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है और आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है. इसका सही आंसर है अ मेंबर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. नाउ यहां पर जो वर्ड जिस पर आपको ध्यान देना था दैट वाज वैकेंट, नॉट एब्सेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको इस वर्ड का ध्यान देना था, दैट इज वैकेंट. तो उस केस में जब भी वैकेंसी हो जाता है तो उस केस में कौन होता है, कौन प्रिसाइड करता है सेशंस को? अ मेंबर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. तो यहां पर देखिए क्या रूल्स फॉलो किए जाते हैं. तो डेप्यूटी स्पीकर जो है वो जनरली प्रिसाइड करते हैं ओवर द लोकसभा इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर. अगर स्पीकर एब्सेंट हैं फॉर सम रीजंस तो उस केस में डेप्यूटी स्पीकर जो है वो प्रिसाइड करते हैं लोकसभा को. नाउ इफ बोथ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर पोजीशंस आर वैकेंट, वैकेंट की बात हो रही है, देन प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ टेम्पररी स्पीकर नोन एज स्पीकर प्रोटेम. आपको पता है हर साल जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो इसी तरह का कुछ प्रोसीजर फॉलो किया जाता है. नाउ in the absence of speaker or deputy speaker, a panel of chairpersons nominated by the speaker may preside over the house when requested. तो जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों एब्सेंट है, एब्सेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, तो उस केस में जो है पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स जो कि नॉमिनेट किया जाता है स्पीकर के द्वारा, उसी में से कोई मेंबर जो है वो प्रिसाइड कर सकते हैं. चलिए मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट क्वेश्चन. द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC becomes effective from the initiation of the nomination process by candidates. The second statement is the Representation of People Act 1951 provides statutory support for the implementation of Model Code of Conduct. तो यहाँ पर MCC से रिलेटेड दो सेंटेंसेज हैं, दो स्टेटमेंट्स हैं. आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं. The given options are 1 only, 2 only, both of the statements are correct और neither 1 nor 2 is correct. तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है. इसका सही आंसर है दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. क्यों? हम लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में जानते हैं. ये कब ऑपरेशन में आता है? राइट फ्रॉम द टाइम एंड द डे इलेक्शन शेड्यूल इज अनाउंस्ड. तो जिस टाइम भी जो है इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस किया जाता है बाय इलेक्शन कमीशन, उसी टाइम से जो है MCC लागू हो जाता है. तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत हो जाता है. नाउ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट डज नॉट हैव एनी लीगल सैंक्टिटी एंड देयर इज नो स्टैट्यूटरी बैकिंग. आपको इसके नाम से ही पता है कि आप बोल सकते हैं कि इसका आपने जब भी पढ़ा होगा तो दिस इज, यहां पर जो इसका सैंक्शन होता है दैट इज मॉरल. मॉरल मतलब क्या हुआ कि जो पार्टीज हैं उनको अपने तरफ से जो है इस कोशिश करना है कि वो MCC को फॉलो करें, लेकिन यहां पर कोई लीगल बैकिंग नहीं है और ना ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में जो है यहां पर इसके बारे में दिया हुआ है. तो यहां पर ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत हो जाता है कि 1950 जो RPA है 1951 वो इसको स्टैट्यूटरी सपोर्ट प्रोवाइड करता है. तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है. तो इसी कारण यहां पर दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है. Now moving on to the last question, consider the following statements regarding Article 356 of the Indian Constitution. The first statement is, before president rule can be imposed on any state in India, the president must receive a report from the state's governor. The second statement is, the proclamation of president rule must gain approval in both houses of the parliament within 2 months of its proclamation. The third is, the revocation of president's rule does not necessitate approval by parliament. It can be done without the parliamentary approval. Now, how many of the above statements is or are correct? The first option is only one statement is correct. Only 2 statements are correct. C is all of the above 3 statements are correct and D none of the above. तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा. तो इसका सही आंसर है ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो यहां पर सही है और कौन सा जो है वो गलत है. नाउ आपका पहला स्टेटमेंट था, बिफोर प्रेसिडेंट रूल्स कैन बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टेट इन इंडिया द प्रेसिडेंट मस्ट रिसीव अ रिपोर्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नर. तो देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है. देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल के लिए जो आर्टिकल होता है, प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टेट ऑफ इंडिया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मैशनरी. नाउ इफ द प्रेसिडेंट रिसीव्स अ रिपोर्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नर और इज अदरवाइज कन्विंस्ड or satisfied that the state situation is such that the state government
cannot carry on the governance according to the provisions of the constitution, तो उस केस में जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि स्टेट गवर्नर की रिपोर्ट के बाद ही जो है वो प्रेसिडेंट रूल मतलब प्रेसिडेंट जो है वो सेटिस्फाई हो कि प्रेसिडेंट रूल लगाना है। तो यहां पर जो है ये स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाता है कि बिफोर प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज ऑन एनी स्टेट इन इंडिया द प्रेसिडेंट मस्ट रिसीव अ रिपोर्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नर। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहां पर प्रेसिडेंट को अगर लगता है, जो बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, तो उस केस में जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। हालांकि इसमें आपको पता है एसआर बोमाई केस के अंदर बहुत सारे सेफगार्ड्स दिए गए हैं ताकि इस प्रोविजन का मिसयूज नहीं किया जाए। अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 365 क्या बोलता है, प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड इफ एनी स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विथ ऑल द डायरेक्शंस गिवन बाय द यूनियन ऑन मैटर्स इट इज एम्पावर्ड टू। देखिए इसका मतलब क्या है, आर्टिकल 365 में यह बोला गया है कि आपको पता है कि वी आर ऑलरेडी अ फेडरल कंट्री और यहां पर जो वर्किंग है सेंटर का और स्टेट का उसमें ऑटोनॉमी इंश्योर किया जाता है। लेकिन यह भी लाइन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो स्टेट है उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमेशा वर्क करेगा इन लाइन ऑफ द डायरेक्शंस गिवन बाय द यूनियन। मतलब एक जनरल डायरेक्शन जो यूनियन का होता है उसको स्टेट को फॉलो करना पड़ेगा। नाउ इन सर्टेन केसेस इफ स्टेट जो है वो कंप्लाई नहीं करता है डायरेक्शंस गिवन बाय द यूनियन, तो इस केस में जो है माना जाएगा कि देयर हैज बीन अ ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैशनरी और गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं किया जा रहा है। उस केस में जो है वो प्रेसिडेंट रूल अप्लाई किया जा सकता है। तो यहां पर जो बाकी दो स्टेटमेंट थे आप बोल सकते हैं वो सही है, लेकिन आपका जो पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल मस्ट गेन अप्रूवल इन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। बिल्कुल सही है। इसका जो अप्रूवल होता है वो क्या होता है, जब भी प्रोक्लेमेशन से लेके 2 मंथ के तक जो है आपको पार्लियामेंट को इसको अप्रूव कर देना है एंड इट इज डन बाय सिंपल मेजॉरिटी। और यहां पर अब देखिए इसकी बात आती है तो रेवोकेशन की, इसको रेवोकेट कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर इसको जो है प्रेसिडेंट जब भी चाहे, जब भी उनको लगे कि प्रेसिडेंट रूल का काम ओवर हो चुका है, उस केस में इसका रेवोकेशन किया जा सकता है एंड यहां पर जो है वो पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपका थर्ड स्टेटमेंट भी जो है वो सही हो जाता है। तो यहां पर हमने देखा 5 क्वेश्चंस। वी आर गोइंग टू कीप ऑन ब्रिंगिंग दीज क्वेश्चंस फॉर यू फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, आपका साइंस एंड टेक हो और भी इकोनॉमी हो, जितने डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप जिसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसको हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे। आप इन 5 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप अपने सारे कंसेप्ट जो आपने पढ़ा है वो आप पता कर पाएं कि आप जो है वो उसमें कितने हद तक जो है वो आपको रिवीजन का जरूरत है या फिर आपने उसको अच्छे से कवर कर लिया है। नाउ इन दी लास्ट देर इज आपको पता है हमारा जो यूपीएससी प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम है 2024, दिस इज ऑलरेडी लाइव एंड इसको जो है ऑफर प्राइस पे जो है आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ओनली एट 11,000। आपको पता है इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं आपके लिए। इसमें डिफरेंट करंट अफेयर बेस्ड टेस्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा 18 सेक्शनल टेस्ट हैं। उसके बाद आपको पता है गाइडेड प्रिपरेशन दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है प्रीलिम्स के तैयारी में जो स्टूडेंट्स हैं वो जनरली डिसओरिएंटेड हो जाते हैं, खास करके लास्ट टाइम में उनको पता नहीं चलता है कि उन्हें किस एरिया में फोकस करना चाहिए। ना ये जो आपका जो हमारा यूपीएससी प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम है आपको इसी चीज़ में मदद करने वाला है। तो अगर आप इनमें इनरोल कराना चाहते हैं तो आप हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.edukemi.com। थैंक यू।